हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 पे बातचीत किया था और हम लोगों ने सीखा था कि प्लांट में, फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने उस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने उन चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो फटाक से उन चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, इस क्लास के बाद भी पढ़ सकते हो उसको। ठीक, ऐप पे ही आपको क्लास मिल जाएगी। तो हम लोगों ने बात किया, हम लोगों का जो चैप्टर है वह है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं, लैंगिक जनन क्या होती है। तो हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पुष्पी पादप होता क्या है। तो आपको बताया था कि कोई भी जो पुष्प होता है उस पुष्प में दो स्थितियां होती हैं। ठीक है, दो तरह के पुष्प हमारे पास होते हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पुष्प की पूरी स्ट्रक्चर्स, पुष्प में क्या क्या होता है वो सब हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पुष्प जो है, पुष्पी पौधा जो होता है, उस पुष्पी पौधे में क्या क्या चीजें होती हैं। पुष्पी पौधे में क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक होता है कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, इसको आप कह सकते हो संपूर्ण, संपूर्ण पुष्प। ठीक, और एक होता है अपूर्ण पुष्प। तो पेपर में तुमसे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये संपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे। देखो, संपूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। इसमें कर लेते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें सारे जनन भाग एवं अन्य सहायक भाग पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें संपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक, तो पेपर में अगर तुमसे क्वेश्चन करे कि संपूर्ण पुष्प क्या है, तो बताओगे कि ऐसे पुष्प जिनमें सारे भाग पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें सारे भाग पाए जाते हैं, मतलब मेल भाग भी है, फीमेल भाग भी है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो जिस पुष्प में सारे भाग पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं संपूर्ण पुष्प, यानी कि कंप्लीट फ्लावर। ऐसे पुष्पों को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। क्लियर। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा है ना, इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा है। अपूर्ण पुष्प। तो आप बताओगे ऐसा पुष्प जिनमें
ऐसा पुष्प जिनमें सारे भाग न पाए जाते हों। ठीक है, इनमें केवल नर अथवा स्त्री जनन भाग ही पाए जाते हैं। ठीक है, सहायक अंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुमसे ना घुमा करके पूछता है। जैसे तुमने बताया कि कोई ऐसा पुष्प है ना, तुमने बोला कि भाई कंप्लीट फ्लावर का मतलब एक ऐसा पुष्प जिसमें नर और फीमेल दोनों भाग पाए जाते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब होता है एक ऐसा पुष्प जिनमें सारे भाग न पाए जाते हो। तो सारे भाग का मतलब क्या, या तो इनमें स्त्री जनन भाग हो या तो इनमें नर जनन भाग हो। दोनों नहीं होगा, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा। बाकी पूछता है कि अच्छा सहायक जनन भाग पूरा होगा कि नहीं, तो बोलोगे कि हाँ सर सहायक जनन भाग इसमें जरूर होगा। तो सहायक जनन भाग तो पूरा होगा जो बाकी के भाग थे, जैसे कैलिक्स, कोरोला, है ना। लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम, पुंग केसर और स्त्री केसर में से कोई एक ही भाग इनके पास होगा। ठीक बात, तो ये हमें याद रखना है। ऐसे पुष्पों को हम बोलते हैं अपूर्ण पुष्प। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि अपूर्ण पुष्प क्या है और संपूर्ण पुष्प। अब देखो, अब हमसे पूछेगा कि जो पुष्प है इसमें क्या क्या है, तो सहायक जनन अंग और प्राथमिक जनन अंग। देखो सहायक जनन अंग का मतलब होता है जो जनन में सहायता करता हो। ठीक है, तो जो जनन में सहायता करता है उसको हम सहायक जनन अंग कहते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, जिसको तुम लोग कैलिक्स बोलते हो, और इसको क्या बोलते थे बेटा, कोरोला। ठीक, इसी तरह से प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक को हम लोग मुख्य जनन अंग भी कह सकते हैं, मुख्य या फिर प्राथमिक, या फिर इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी या मुख्य या प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राथमिक बोल रहा है तो इसको सेकेंडरी बोल देंगे, है ना, इसको द्वितीयक बोल देंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी, सहायक को सेकेंडरी भी बोलते हैं, स से सहायक, स से सेकेंडरी। तो उसको हम सेकेंडरी या सहायक भी बोल सकते हैं और इसको हम मुख्य या प्राथमिक भी बोल सकते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई सबको। तो प्राथमिक में क्या आता है, पुमंग यानी मेल भाग, और ये क्या होता है, फीमेल। ठीक, ये होता है जायांग जो है फीमेल भाग, जिसको तुम कहते हो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो हमें याद रखना है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कुछ याद रहे न रहे, लेकिन हमें पुष्प के ये चार भाग याद रखते हैं। चलो फटाक से आगे चलते हैं। देखो कह रहा है कि पुष्प की अगर हम संरचना देखें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पहले इसको समझेंगे, इसको उसके बाद। ठीक है, पहले इस पे ध्यान दो सभी बच्चे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अगर किसी पुष्प की संरचना देखी जाए तो पुष्प को दो भागों में बांटा जा सकता है।
एक तो सहायक और एक प्राथमिक। तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि बाह्य दलपुंज है ना, जायांग और पुमंग। यहाँ पुमंग लिखा हुआ है, पुमंग और जायांग। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि पुष्प है क्या। तो ध्यान दीजिए पुष्प क्या है। लिखा है कि नूतन का पौधा स्पोरोफाइट होता है, यह गढ़ स्तंभ व पत्तियों से बिंदा है और पुष्प धारण करता है। देखो इस पूरे लाइन का मतलब क्या लिखा है, इस नूतन स्पर्म का पौधा स्पोरोफाइट होता है, यह गढ़ स्तंभ व पत्तियों पे मिलता है और पुष्प धारण करता है। ये सब शब्द का मतलब क्या है। देखो ये प्योर बायोलॉजी वाले शब्द है, इसको हम तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो कोई भी जो पौधा होता है, मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, मान लो ये कोई पौधा है, सिंपल उस पूरे सेंटेंस को समझा रहे हैं। ये उसका जड़ है, ये तना है, ये होता है ना। तो कोई भी पौधा है, इसमें पत्तियां होंगी, फ्लावर्स भी होंगे। सपोज कर लो ये फ्लावर है। तो क्वेश्चन आता है कि पौधा होता क्या है। देखो पौधा जो होता है ये 2n होता है, और 2n कंडीशन को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। तो नूतन पौधा मतलब कोई भी नया पौधा, नूतन पौधा कह रहा है, नूतन मतलब नया। तो कोई भी जो नया पौधा होता है, वो नया पौधा स्पोरोफाइट कंडीशन में होता है। बीजाणुद भिद कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बीजाणुद भिद कंडीशन में है। दो कंडीशन होते हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। किसी भी पौधे के जीवन में दो कंडीशन होते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब होता है यन, और स्पोरोफाइट जो वहां लिखा है, स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n। तो कोई भी पौधा यन से 2n और 2n से यन में आता है। तो यन इसके गैमेट्स को बोलते हैं, युग्मक को, ठीक है। तो जो नर युग्मक और स्त्री युग्मक बनता है, जो भी नर युग्मक और स्त्री युग्मक बनता है वो यन अवस्था में होता है। और जो पौधा है वो 2n अवस्था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछ दे, कंपटीशन में पूछ दे, एग्जामिनर पूछ दे कि पौधा कैसा होता है, बोलोगे स्पोरोफाइट होता है 2n। लेकिन पूछ दे कि जो परागकण होता है या फिर नर युग्मक होता है वो क्या होता है, तो परागकण यानी कि जो नर युग्मक होता है वो यन होता है। परागकण यानी कि नर युग्मक क्या होता है, यन। ठीक इसी तरह से स्त्री युग्मक भी क्या होता है, यन होता है। स्त्री युग्मक भी क्या होगा, यन। ठीक, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है कि नूतन मतलब जो नया पौधा होता है, कोई भी पौधा, ठीक, वो स्पोरोफाइट होता है और इसमें जो पत्तियां होती हैं और जो पुष्प है, ये पुष्प लिखा हुआ है, ठीक, ये पुष्प धारण करता है, ठीक है। ये जो पौधा है इसी में पुष्प बन गया, पत्ती बन गई। तो ये जितनी भी चीजें, ये सब तना का ही भाग है। तो पौधे में मुख्यतः दो ही चीजें होती हैं। एक बात एकदम अच्छे से समझ लेना सभी बच्चे, ठीक है। पौधे में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है जड़ और एक होता है तना। तो मिट्टी के ऊपर जो भी है सब तना है, ठीक है। तो जो भी पत्तियां बन रही हैं, फल बन रहा है, फूल बन रहा है, सब कुछ बेटा तना से बन रहा है। पत्तियां, फल, फूल सब कुछ किसका रूप है, तने का। लेकिन मिट्टी के अंदर जो चीजें हैं वो किसका रूप है, जड़ का। तो मिट्टी के अंदर जड़ और मिट्टी के ऊपर तना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे देखो कही गई। अब सबको क्लियर हो गया। तो कोई भी नया पौधा स्पोरोफाइट होता है। एक बात, इसमें जो स्तंभ होता है, स्तंभ मतलब तना, स्तंभ मतलब तना, तने से ही क्या बनता है, पत्ती। क्या बनता है, पत्ती। और इसमें क्या बनता है, पुष्प। अब पुष्प है क्या, देखो पुष्प क्या है बेटा, पुष्प इसके जनन भाग है, पुष्प इसके जनन भाग है, जननांग है, ठीक है।
कह रहा है कि पुष्प प्ररोह पर विकसित होते हैं। प्ररोह का मतलब हो गया तना। तो पुष्प कहाँ विकसित होते हैं? प्ररोह पर, तना पर। और एक पुष्प वृंत द्वारा तने से जुड़े रहते हैं, तने से जुड़े रहते हैं। देखो मान लो ये तना है, तो तुम जब फूल को देखोगे किसी भी, तो जो फूल होता है, मान लो ये फूल है ना, तो तने और फूल के बीच में ये डंठल देख रहे हो, ये डंठल, जैसे गुलाब का फूल है तो उसको पकड़ते हैं, गुड़हल का फूल है तो उसको पकड़ते हैं, है ना। जैसे ये फूल है तो नीचे पकड़ने के लिए डंठल होती है ना, उसी को कहते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलेंगे? पुष्प वृंत। ठीक, तो पुष्प वृंत से जुड़ा रहता है। ठीक, पुष्प लिखा हुआ है। पुष्प एक छोटे से अक्ष पर स्थित होते हैं जिसे पुष्पाक्ष या थैलेमस कहते हैं। ठीक है, पुष्प एक छोटे से वृंत। तुम्हें याद है मैंने पिछली क्लास में एक डायग्राम पढ़ाया था, ध्यान दो। ये हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था, ये वाला, ये पुष्प है अगर, तो जहां ये जुड़ा हुआ है, ये नीचे का जो पोर्शन है, इसी पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? थैलेमस। तो सभी लोगों को पिछली क्लास पढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप पिछली क्लास नहीं पढ़ेंगे तो अगली क्लास समझ नहीं आएगी, तो इसलिए सीक्वेंस में हर क्लास को पढ़ना है। तो इस क्लास को पढ़ने के बाद तुरंत पिछली क्लास में पढ़िए, ठीक है। तो जो नीचे का पोर्शन होता है इसको थैलेमस कहते हैं। तो पुष्प वृंत किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। ठीक, इसे क्या कहते हैं? थैलेमस। तो ये बेसिक बातें थी। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि पुष्प थैलेमस से जुड़ा होता है, ऊपर तना नीचे जड़ होता है, तने से ही पत्तियां फल फूल बनते हैं। तो पुष्प एक तरह से तने का ही रूपांतरण है, मोटा मोटा बात ये हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुष्प के भाग, अगर हम किसी पुष्प के भाग को देखें तो किसी भी पुष्प के बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले क्या क्या मिला? पुष्प वृंत। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको नोट्स की तरह ढंग से लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर नोट्स अच्छे से मैंने दे दिया है, इसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक, तो पुष्प में सबसे पहला भाग होता है पुष्प वृंत, दूसरा होता है पुष्पासन, फिर होता है बाह्य दल पुंज, फिर होता है दल पुंज, फिर होता है परिदल पुंज। ठीक है, एक एक करके सब पे बात करेंगे। देखो सबसे पहले होता है पेडिसल यानी पुष्प वृंत। ये कौन सा भाग होता है? पुष्प जिस डंठल से शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक, ये हम शाखा मान लेते हैं। चलो एक बनाते हैं हम लोग, ये जड़, ये तना, ये डंठल। ठीक है, ये डंठल। तो ये जो डंठल है इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो ये जो ए वाला पॉइंट है, ये इसी को हम पुष्प वृंत कह रहे हैं। ठीक, तो जिस डंठल से शाखा से जुड़ा रहता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत क्लियर हो गया। दूसरी बात, पुष्पासन। पुष्पासन को हम लोग रिसेप्टिकल या थैलेमस दोनों बोल सकते हैं, याद रखना। इंग्लिश में, हिंदी में तो पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प का आसन, आसन कहाँ होता है? नीचे, उसी पे हम बैठते हैं, है ना। समझ लो पुष्प की कुर्सी है एक तरह से। तो रिसेप्टिकल या थैलेमस इसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? पुष्प वृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन होता है, इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। ये देखो, मान लो ये ऐसे बन गया, है ना। तो ये वाला जो भाग है पुष्प वृंत से लगा हुआ भाग, ये वाला भाग, इसको हम बी मान लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? पुष्पासन, थैलेमस। ये वाला भाग क्या है? पुष्पासन। ठीक, इसी पे पुष्प के भाग लगे होते हैं। तीसरा कह रहा है बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, तो बोलोगे कि कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। इसकी इकाई को सेपल
इसकी इकाई को क्या बोलते हैं? सेपल या बाह्य दल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये सी, ये है बाह्य दल पुंज, ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये सी है। अकेले अगर किसी एक को देख रहे हैं तो ये बाह्य दल, पूरे को कंबाइन कर रहे हैं तो बाह्य दल पुंज, तो बाह्य दल पुंज और बाह्य दल, ठीक, कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, ये करता क्या है, पूछेगा कि कैलिक्स का फंक्शन क्या है। यह कलिका या बड में जननांगों की सुरक्षा करता है। जब कली अवस्था होगी पुष्प की तो जो जनन भाग है उसकी ये सुरक्षा करता है, ठीक, जननांगों की सुरक्षा करता है। फिर बारी आती है दलपुंज की, कोरोला की। कोरोला क्या है? ये पुष्प का दूसरा चक्र है, मतलब सेकेंड पार्ट है, जो बाह्य दलपुंज के अंदर की तरफ होता है ना, बाह्य दल से अंदर की तरफ होता है। यह प्रायः रंगीन होता है और सुंदर होता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि पुष्प का रंगीन और सुंदर भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन करेगा कि पुष्प का रंगीन और सुंदर भाग क्या कहलाता है, तो बताओगे कि सर पुष्प का रंगीन और सुंदर भाग दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? दलपुंज, ठीक, जिसे हम कोरोला कहते हैं, ठीक। तो पुष्प का रंगीन और सुंदर भाग दलपुंज हो गया। आ जाओ इसको देखते हैं फ्लावर में। मान लो ये रंगीन भाग है, दो ही मैंने बनाया है, ये डी मान लेते हैं, ठीक। तो यही जो रंगीन और सुंदर भाग है, आकर्षक भाग है, जो आकर्षित कर रहा है, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज के बाद दलपुंज, ठीक। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना, है ना, और इसकी इकाई को हम क्या कह रहे हैं? दल। तो ये बेसिकली कीटों को आकर्षित करता है और इसकी इकाई को हम क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। और अगर पूरे ग्रुप को बोलोगे तो दलपुंज, बाह्य दल पुंज, दल दलपुंज, सिंपल, ठीक है। तो ए बी सी डी, डी तक हमने सीख लिया, है ना, ये देखो ए बी सी डी। अब बात करते हैं ई की। देखो ये है परिदल पुंज। पेरियंथ क्या होता है? देखो पेरियंथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तुम्हें सारे पौधों में नहीं मिलता, ठीक है। कुछ पौधों में पेरियंथ क्लियर मिलता है और कुछ पौधों में पेरियंथ क्लियर नहीं मिलता। जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज वह दलपुंज में अंतर नहीं होता, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तुमसे एग्जामिनर पूछेगा या एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेरियंथ किसे कहते हैं, परिदलपुंज किसे कहते हैं। तो कहोगे कि मान लो ये कोई फ्लावर है, इसमें कैलिक्स और कोरोला सब आपस में मिक्स हो जाए। जैसे हम ये एक फ्लावर बना दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, ये बना देते हैं। मान लो मैंने कोई फ्लावर ऐसा बना दिया, ऐसा, ठीक, और इसके अंदर से ये ऐसे ऐसे निकल रहा है मेल भाग। अब हम तुमसे बोले कि बताओ इसमें कैलिक्स कोरोला कहाँ है, तो तुम कहोगे सर ये तो नर भाग है, अंदर कहीं स्त्री भाग भी होगा। लेकिन नर स्त्री है, लेकिन कैलिक्स कोरोला, दलपुंज और बाह्य दलपुंज दिख रहा है, देखो डंठल तो ये है ना, लेकिन इसमें दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्लियर है? नहीं है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज स्पष्ट नहीं है ना। तो जहां तुम कह सकते हो कि दल और बाह्य दल आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं,
तो जब दल और बाह्य दल अस्पष्ट हो जाए, अस्पष्ट कब होगा? जब दोनों जुड़ के आपस में एक हो गया। जैसे देखो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों स्पष्ट हैं, दोनों को हम जोड़ के एक कर दें तो अस्पष्ट हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सा ये है कौन सा ये है ना। तो जब दल और बाह्य दल दोनों जुड़कर एक हो जाए, अस्पष्ट हो जाए, तो उसी कंडीशन को पेरियंथ कहते हैं। उसी कंडीशन को क्या कहते हैं? परिदलपुंज, यानी कि पेरियंथ। ठीक, हिंदी में हम लोग इसको परिदलपुंज कहते हैं। इसकी इकाई को परिदल यानी कि टेपल कहते हैं। ये पेपर में जरूर पूछता है टेपल क्या है, तो पूरे को पेरियंथ कहते हैं, इसको टेपल। जैसे उसको सेपल और उसको पेटल, ये देखो दल, बाह्य दल और पेरियंथ, परिदलपुंज। इसको तुम कहते हो कैलिक्स, इसको तुम कहते हो कोरोला, ठीक है ना। तो इसकी इकाई को कहते हैं सेपल, इसकी इकाई को कहते हैं पेटल, तो इसकी इकाई को कहते हैं टेपल। यही बात अभी बताई जा रही है, तो ये पेपर में जरूर आता है। जो हरा वाला भाग है उसको कैलिक्स कहते हैं, तो उसकी यूनिट कहलाती है, इकाई कहलाती है सेपल, सेपल। इसी तरह जो बाह्य दल है कोरोला, उसकी इकाई कहलाएगी पेटल। तो जो परिदलपुंज है पेरियंथ, तो परिदलपुंज पेरियंथ की इकाई कहलाएगी टेपल। तो ये पेपर में जरूर पूछा जाता है और बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। परिदलपुंज अगर रंगीन हो तो पुष्प दलाभ पिटलॉइड कहलाता है, ठीक, और रंगहीन हो तो सेपलॉइड कहलाता है। ये पेपर में जरूर आता है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये सिंपल है, मतलब मान लो नॉर्मल हरे रंग का ही है या कोई ज़्यादा आकर्षण इसमें नहीं है, ठीक, तो अगर ये भाग ज़्यादा आकर्षण नहीं है तो उस स्थिति में इसको हम कहते हैं सेपलॉइड, सेपलॉइड। अगर आकर्षक नहीं है तो, और अगर आकर्षक है तो इसको कहते हैं पेटलॉइड। तो दो कंडीशन तुम्हें मिला, एक कंडीशन मिला पेटलॉइड और एक कंडीशन मिला सेपेलॉइड, ठीक, ठीक है। देखो ये दलाब है ना, और ये बाह्य दलाब, ठीक। इसको तुम कह सकते हो दलाब, इसको तुम कह सकते हो बाह्य दलाब। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। अगर रंग है, अगर रंग नहीं है, ठीक, तो अगर कलरफुल है, ये वाला पोर्शन अगर ये कलरफुल है तब इसको हम कहते हैं दलाब, पेटलॉइड। और अगर कलरफुल नहीं है तब इसको हम कहते हैं बाह्य दलाब, ठीक है। तो ये पेपर में आपसे पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक। देखो नर जननांग की अगर हम बात करें तो नर जननांग में एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम जो वर्ड आया है वो एंड्रस से आया है। एंड्रस का मतलब होता है नर, एंड्रस का मतलब होता है नर। तो एंड्रोसियम, नर जननांगों को पुमंग कहते हैं, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंग केसरों से मिलकर बनता है। तो याद रखना पुमंग जो होता है वो प्लूरल फॉर्म है, ग्रुप को पुमंग कहते हैं, और अकेले अगर है तो स्टेमन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ग्रुप में ये बहुत सारे हैं, याद आ रहा है, तो इसको कहते हैं पुमंग। और किसी एक को यहां से उठा लो, ये, ठीक, तो ये अकेले है तो इसको कहते हैं पुंकेसर। देखो यही लिखा है यहाँ पे, ठीक, पुंकेसर यानी कि स्टेमन। तो ये याद रखना है, इसको इंग्लिश में हम लोग स्टेमन कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं पुमंग यानी
एंड्रोसियम। ठीक है, तो स्टेमेन यानी पुंकेसर, पोमंग यानी एंड्रोसियम। ठीक, याद आ रहा है ना? चलो, प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। फिलामेंट, एंथर, कनेक्टिव। मतलब कि कनेक्टिव को हिंदी में योजी कहते हैं, एंथर को परागकोश और इसको तंतु या पूर्ण तंतु भी कहते हैं। तो तुम्हें ये डायग्राम याद होगा, देखो ये वाला, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। तो इसको तुम कह सकते हो परागकोश, इसको क्या कह सकते हो? योजी, और इसको हम कह सकते हैं तंतु। योजी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो परागकोश, योजी और तंतु। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो तुम, थोड़ा सा और देखो। मान लो ऐसे बना दिए, ये हो गया यूजी, ये यूजी वाला पार्ट हो गया और इसको तंतु दिखा देते हैं। ठीक, अब समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये हो गया परागकोश, ये हो गया यूजी और ये हो गया तंतु। कैसे भी बोल सकते हो। ठीक, तो 3 भाग हो गए, परागकोश, तंतु और योजी। परागकोश क्या है भाई? परागकोश पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पालियां होती हैं, एक योजी द्वारा जो आपस में जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं। मतलब ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो ये 2 पाली है, एक ये और एक ये, और दोनों एक ही से जुड़ा हुआ है और इनके अंदर भी 2-2 खाने होते हैं। तो इसको अगर हम काटेंगे, इसको अगर हम ऐसे काट दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों हमें सामने से दिख रहा है, इसके पीछे भी सेम इसी जैसा है। देखो ये, इसके पीछे भी इसी का ऐसे, ठीक ऐसे होता है। तो 2 इधर दिख रहा है, 2 उधर, तो 2 पाली है, ऐसे बीच से बटा हुआ है। तो 2 इधर दिख रहा है, 2 उधर दिख रहा है ना? ये 1 2 3 4, तो 2 पाली हो गई, एक ये एक ये। हर पाली में 2-2 चैम्बर्स होते हैं, तो टोटल 4 हो गए। ठीक, तो यही बात कह रहा है कि योजी द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं, इनमें परागगण पाए जाते हैं, परागकण। ठीक, जो अंकुरण करके युग्मकोद्भिद यानी कि सीड बनाते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी पहले इसको समझो। ये देखो, इसी के अंदर तुम्हें परागकण मिलेगा। इसी के अंदर हमें क्या मिलेगा? परागकण। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है अच्छे से? तो हम लोग फटाक से अब आगे का डिस्कशन करेंगे। एक फ्लावर को अगर हम देखें तो देखो, बेसिक सा फ्लावर यहाँ पे बना हुआ है। क्या क्या मिलेगा हम लोगों को? देखो, ये पेडिसिल है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। ये उसके ऊपर थैलेमस, मतलब ये पर्णवृंत जिसको तुम पकड़ रहे थे, इसको पुष्पवृंत, ये थैलेमस। फिर देखो ये कैलिक्स है, कैलिक्स की यूनिट क्या कहला रही है? सेपल। और ये पेटल है, जो कलरफुल भाग होता है ना? ये सरसों का फूल है, ये देखो कलरफुल भाग होता है ना, ये पीले रंग का होता है सरसों का फूल। देखो ये पीला पीला दिखता है, जिसको तुम पेटल कह रहे हो। ठीक, और ये वाला भाग जो है ना, हरा हरा दिखता है, ये वाला देखो, ये हरा हरा दिखता है, इसको सेपल कहते हैं। ठीक, इसी तरह से देखो, ये नर भाग है, ये वाला, ये पूरा क्या है? नर भाग। देखो ये सब नर भाग है ना? तो नर भाग को क्या कह रहे हैं हम लोग? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? स्टेमन, जिसमें ये एंथर है, ये फिलामेंट है और यहाँ पे कनेक्टिव है। ठीक, ये वाला देखो फीमेल भाग है, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे।
ये देखो, ये पूरा का पूरा फीमेल भाग है, ये पूरा, और जिस पे ये लगा है ये देखो थैलेमस है, ठीक। और नीचे का जो ये पोर्शन है, ये जो देख रहे हो, ये पेडिसिल है। तो ये पेडिसिल हो गई, ये थैलेमस हो गया, ये फीमेल भाग हो गया, ये नर भाग, ये पंखुड़ी, और ये नीचे का कैलिक्स। इसलिए इन दोनों को सहायक अंग कह रहे हैं और इसको आवश्यक अंग कह रहे हैं। इतना तो हो गया। देखो इसमें कुछ चीज़ें और समझनी चाहिए। जो फीमेल भाग होता है इसको हम पिस्टिल कहते हैं, हालांकि अभी फीमेल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक मोटा मोटी व्यू समझ लो। जैसे मान लो अगर हम फीमेल भाग बनाते हैं, मैंने वैसे बताया भी हुआ है तुम लोगों को, ये ठीक। तो फीमेल भाग में क्या होगा, इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टाइल, और इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक। ओवरी को हम लोग कहते हैं अंडाशय, और इसको हम कहते हैं बीजांड। तो देखो तुमसे क्वेश्चन क्या करेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडाशय से क्या बनता है, तो बताओगे कि सर अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय ही परिपक्व होकर फल बनाता है। तो कभी तुमसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाता है, तो कहोगे कि अंडाशय परिपक्व होकर के फल बनाता है, ठीक। और जो बीजांड है वो बड़ा होकर के बीज बनाता है। तो बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल से। तो यही चीज़ यहाँ पे है। देखो ये पूरा फीमेल भाग है, फीमेल भाग में देखो ये स्टिग्मा है, ये वाला स्टाइल, ये वाला पूरा पोर्शन है ना, और ओवरी कहते हैं ये पूरा पोर्शन को, ये पूरा ओवरी है इतना बड़ा, यही आगे चल करके फल बना देगा, है ना। ओवरी के अंदर देखो ये, ओवरी के अंदर देखो ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो, ये वाला है ना, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है ओव्यूल। इसी ओव्यूल से बनता है बीज, ठीक। और ओव्यूल जहाँ पे होता है उसको लॉक्यूल कहते हैं। ओव्यूल जिस स्थान पर होता है, जैसे तुम आम खाते हो तो आम की गुठली आम में कहीं ऐसे धसी रहती है, और इसी तरह से तुम कोई भी फल देख लो, जैसे एक अमरूद खाते हो तो अमरूद का बिया कहीं धसा रहता है, लीची भी अंदर धसा रहता है ना। तो कोई भी फल तुम खाते हो तो उसका बिया जहाँ पे लगा रहता है, तो जहाँ बिया लगा रहेगा, जहाँ सीड लगा रहेगा, उस स्थान को लॉक्यूल्स कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो देखो, कह रहा है कि जो फीमेल भाग होता है जायांग, स्त्री भाग, जायांग फीमेल भाग है, यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। जायांग क्या होता है, पुष्प का अंतिम, यानी कि हम लोग पुष्प की सारी संरचना कंप्लीट कर लिए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंग केसर, और लास्ट ही स्त्री केसर। तो पुष्प का जो अंतिम चक्र है, जायांग है, यह पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित और भीतरी भाग है। तो क्वेश्चन आएगा कि पुष्प में जो फीमेल भाग है, ये वाला भाग, ये तुम्हें ऐसे नॉर्मली दिखता नहीं है, ये छुपा रहता है। जैसे मान लो हमने दिखाया आपको, पुष्प दिखाया, ये फ्लावर था, तो इस फ्लावर में बाहर आपको नर भाग दिख रहा है, लेकिन स्त्री भाग तो नहीं दिख रहा। स्त्री भाग अंदर कहीं छुपा हुआ है, अंदर में। जब तुम सारी पंखुड़ी यहाँ से हटाओगे ना, जैसे तुम गुड़हल का कोई फूल ले लो, उसको काट वाट के अंदर से जब देखोगे तो एकदम अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सबसे सुरक्षित, तो क्वेश्चन आएगा कि पुष्प का सबसे सुरक्षित भाग कौन सा है, सबसे भीतरी भाग कौन सा है, तो ये है। इसकी इकाई को हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर, यानी कि कार्पल या पिस्टिल। ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक, तो कार्पेल या
पिस्टिल, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ठीक। अथवा अंडप, अंडप भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अंडप। ये देख रहे हो, इसको तुम अंडप भी बोल सकते हो। हिंदी में अंडप बोलते हैं, इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है, ठीक। निचला भाग अंडाशय, ओवरी, फिर जिसमें बीजांड होता है यानी कि ओव्यूल होता है, पतली नली जिसे हम कहते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर क्या होता है, इसके अंत में ऊपर की तरफ, लाइन छूट गया लिखना इसमें लग रहा है, ऊपर की तरफ स्टिग्मा, वर्तिकाग्र होता है, ठीक। जैसे ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ठीक। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या मिल रहा है तुमको, ओव्यूल मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो अंडाशय से जुड़ी एक स्ट्रक्चर जिसमें ओवरी, ओवरी के अंदर मिल रहा है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अच्छा एक चीज देखो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ओव्यूल है उसका एक और नाम है, ओव्यूल को हम कह सकते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, गुरु बीजाणुधानी, तो ये पेपर में जरूर आता है। गोरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, ये पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरेंजियम हम लोग किसे कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं, ठीक। ओवरी को हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, ये मेगा स्पोरोफिल, ठीक। ये इस पूरे को मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणु, ठीक। लेकिन खाली अकेले अगर हम बात करें कि इस ओवरी को क्या बोलते हैं, ओव्यूल को, तो उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि गुरु बीजाणुधानी, ठीक है। देखो ये होता कहाँ है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर के जब तुम और अंदर जाओगे, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसके जब और अंदर गए, ये हमें ऐसा दिख रहा है बट ये ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली जब जाओगे तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। तो ये इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और प्लांट में कौन सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग उसमें इसके आगे की चीज़ों को सीखेंगे, ठीक। और आप लोग पिछली जितनी भी क्लासेस बायो की और ली गई हैं उनको अच्छे से पढ़ करके क्लास में बैठेंगे, है ना, ताकि अगला कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और सभी लोग अच्छे से नोट्स बना लेंगे, कॉपी बना लेंगे, और उस पर पूरा अच्छे से जो भी डायग्राम बनवाया गया है सबकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में सबको फ्लावर याद होना चाहिए, फ्लावर के पार्ट्स याद होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए शुभम क्लासेस के साथ। थैंक यू।